नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों पर्सनल फाइनेंस पर लिखी अब तक की सबसे बेहतरीन बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसे लिखा है दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। दोस्तों, अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि क्यों आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी ढेर सारी कमाई महीने के आखिर तक क्यों समाप्त हो जाती है, वहीं आपके आसपास के लोग पहले से ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, तो ये वीडियो समरी आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो समरी को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा करके खुद को अमीर बनने के रास्ते में आगे ले जा सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को अमीर लोगों के 7 सीक्रेट्स के बारे में भी पता चलेगा, जिनका यूज करके सभी लोग अमीर बने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो समरी को आप सभी लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन से। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस किताब के लेखक हैं दोस्तों, उनके 2 पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे और PhD होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे दोस्तों, और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मगर काफ़ी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि एक ही वक्त में किसी भी इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं दोस्तों। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करके और उसके बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सिखाए जाते हैं। कुछ सबक ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी में तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है दोस्तों, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखा सकती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे बैठ करके ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के पहले सबक के बारे में, जिसमें रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो चलिए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कोई काम करवाना होता था, तो वो एक गाजर उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो गाजर उसके पास पहुंच जाएगी। अब ये उस आदमी के लिए अच्छी तरकीब बन गई थी, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह होते हैं दोस्तों। वे मेहनत और मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि वो एक दिन अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन करके रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते दोस्तों। तो पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम करने दो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम न करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम रखते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है। इसी डर में हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं दोस्तों। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती हैं। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। और इसके बाद हम और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं दोस्तों, ताकि और ज़्यादा पैसा कमा सकें, और फिर हमारा खर्चा भी इसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसी को अमीर डैड रैट रेस कहते हैं दोस्तों। अब इसका नतीजा ये होता है कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उसके बाद हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों, एक जाल सा बन जाता है जिसको हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप यानी कि जाल का शिकार हो जाते हैं। पैसों के पीछे मत भागिए दोस्तों, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर यह सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से भर पाता है दोस्तों। ये हर महीने की कहानी सी बन जाती है। फिर तंग आकर के आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढते और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए काम कर रहे होते दोस्तों। और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए, आप खुद के लिए जवाब दें दोस्तों, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके सवाल जो भी हैं खुद से पूछिए, क्योंकि उन सवालों के जवाब सिर्फ आपके पास ही हैं।
क्या आप सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाला न जाए? या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि इस तरह से आप अमीर हो जाओगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है दोस्तों, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है दोस्तों, तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि आपका पैसा न कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है दोस्तों। और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की ओर धकेलता है। बेशक हम सब के अंदर डर और लालच की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी न होने दें कि हम उनके बस में होकर के उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं दोस्तों। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आप कर सकते हैं दोस्तों। आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ दोस्तों। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए दोस्तों। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेवारी खुद लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं दोस्तों। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने मुझे यानी कि रॉबर्ट को सिखाया। और इस सबक का एक हिस्सा ये भी था दोस्तों कि अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक स्टोर पर काम पर लगा दिया था, जिसके बदले में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था। वे बस काम करते रहते थे दोस्तों। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो अपने दिल से काम करने लगे और इस दौरान कई नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहते हैं। पैसों को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उसे कई विचार मिले दोस्तों। उन्होंने देखा कि इस स्टोर की क्लर्क कॉमिक बुक्स के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में बांट देती थी। आधा हिस्सा वो खुद रख लेती थी और आधा हिस्सा वो फेंक देती थी। देर शाम को स्टोर का एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था, जो कॉमिक बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए ले लेता था और बदले में एक नई कॉमिक बुक दे जाया करता था। एक दिन रॉबर्ट ने उन डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि वे उन कॉमिक बुक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था दोस्तों। उन्होंने वे सारी पुरानी कॉमिक बुक्स अपने दोस्तों और आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी थी और इसके बदले में वो हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे दोस्तों। और हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायनों में दोस्तों रॉबर्ट किताबों को बेच नहीं रहे थे और ना ही उन्हें उस गैराज में काम करना पड़ता था जहाँ से वो कॉमिक बुक किराए पर देते थे। और इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने माइक की बहन को भी काम पर रख लिया था, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता था और एक ही हफ्तों में उन्होंने $9.5 कमाए। इस तरह से उन्होंने सीखा कि कैसे पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसों के लिए काम करो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस किताब के दूसरे सबक के बारे में, जिसमें रॉबर्ट हम सभी को फाइनेंशियली लिटरेट बनने के बारे में बताते हैं दोस्तों। 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई दोस्तों। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने और इनमें से एक थे बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब और सैमुअल इनसल। और 25 सालों के बाद इनमें से कई लोग गरीबी से मरे दोस्तों। कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन भी खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसा कमाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वो एक खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसों को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले दोस्तों, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया दोस्तों, तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे दोस्तों। लॉटरी में $1 मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी हालात में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बना जाए या फिर अमीर बनने के लिए क्या किया जाए। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब यही होगा कि पहले आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनना होगा दोस्तों। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा।
फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो एक 6 इंच कंक्रीट स्लैब डालकर भी आप उस पर काम चला सकते हैं दोस्तों। मगर अफसोस की बात तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग 6 इंच की स्लैब पर एक स्टेट बिल्डिंग एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन अमीर डैड उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते दोस्तों। ज़्यादातर स्कूली सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं दोस्तों, मजबूत फाउंडेशन नहीं। बेशक स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है दोस्तों, लेकिन असल ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं है। आगे रॉबर्ट हमें लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच में डिफरेंस समझाते हैं दोस्तों, और एसेट्स खरीदने के लिए एनकरेज करते हैं। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है दोस्तों, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनने में हेल्प करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स क्या होते हैं और वो वही खरीदता है। और अमीर डैड इसी प्रिंसिपल में विश्वास रखते थे, और उन्होंने लेखक और उनके दोस्त माई को यही बात सिखाई, जिसकी वजह से वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है दोस्तों कि लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझें और एसेट्स खरीदें। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल होता तो हर आदमी अमीर होता है ना दोस्तों, मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज और एसेट्स के बारे में पता है और उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है ये भी वो जानते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में पता है दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। इस बुक के अंदर रॉबर्ट ने कुछ ड्राइंग्स दिए दोस्तों, जिनकी हेल्प से अमीर डैड ने एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में फ़र्क समझाया दोस्तों। एसेट्स का कैश फ्लो पैटर्न इस तरह होता है: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मान करके चलिए दोस्तों। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम की आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंसेस है आपके पास से कितना पैसा गया, यानी कि आपने कितना खर्च किया। और बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच फर्क बताती है दोस्तों। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट भी ये नहीं जानते कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाइबिलिटीज में कैश फ्लो कुछ ऐसे होता है दोस्तों: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल लगता है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। एसेट्स वो चीज हैं जो आपके लिए पैसा कमाने का काम करते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों कि आपने लोन लेकर के घर खरीदा और फिर उस घर को किराए पर दे दिया, और उसी किराए से आप लोन भी चुका रहे हैं जो आपने उस घर को खरीदने के लिए लिया था। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी आपको ही मिलेगा। इसके उलट लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसा खर्च करवाती हैं दोस्तों, जैसे घर खरीद करके उसमें रहना। इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलता और ना इससे आपको कोई किराया मिलता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदनी होंगी, और गरीब ही रहना है तो आप लाइबिलिटीज खरीदिए दोस्तों। अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो इस प्रिंसिपल यकीन रखते हैं, वहीं दूसरी और गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते दोस्तों। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आपको सिर्फ लिटरेट नहीं बनना है, बल्कि आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनना है। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता दोस्तों, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो लोग मेहनती होते हैं उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा दोस्तों जब आपका सारा पैसा लाइबिलिटीज में खर्च हो जाए। अब देखिए, ये एक मिडिल क्लास फैमिली का कैश फ्लो है: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस प्रकार खर्च करता है, और अगर यही उसका तरीका रहता है तो वो सारी जिंदगी मिडिल क्लास बनकर ही रहता है दोस्तों, या फिर क्या पता चले कि उससे भी नीचे चला जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसका सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जा रहा है। कभी मोर्टेज, कभी रेंट, कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी न जाने क्या क्या। उसकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है दोस्तों। दूसरी ओर गरीब लोग जिनकी कोई लाइबिलिटीज तो नहीं होती मगर उनके पास कोई एसेट्स भी नहीं होती दोस्तों, वे भी सारा पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में सारा पैसा उड़ा देते हैं दोस्तों। मान लीजिए गरीब आदमी हर रोज $1000 कमाता है
उनमें से $300 वो छोटे से घर के किराए में खर्च कर देता है और $200 उसके आने जाने का किराया हो जाता है दोस्तों, और $200 वो टैक्स और बाकी का $200 वो खाने और कपड़ों में खर्च कर देता है। तो अब दोस्तों उसके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उधार लेकर के काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाते हैं दोस्तों। इसके उलट अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और फिर वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा करके देती हैं, और उनकी कमाई इसी तरह से 2 से 4 और 4 से 8 होती चली जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर के उसे किराए पर लगा देते हैं और बिना मेहनत के हर महीने किराया प्राप्त करते रहते हैं, जिससे वो अपना लोन भी चुका देते हैं दोस्तों। मान लीजिए लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का किराया $2 रखेंगे और $1 बैंक को देंगे और $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना दोस्तों, बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस फर्क सिर्फ सोच का है। अपने पैसे कैसे खर्च करें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है दोस्तों, और कुछ नहीं। और अब आगे दोस्तों रॉबर्ट हमें आम आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वो बड़े होकर के क्या बनेंगे, तो सबके पास बस यही जवाब होता था कि अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और उसके बाद वो डॉक्टर बनेंगे। तब सबको ऐसा लगता था कि अच्छे ग्रेड्स ला करके वे बहुत पैसा कमा सकते हैं। हालांकि उनमें से बहुत से बच्चे आज बड़े होकर के डॉक्टर बन चुके हैं। इन सब के बावजूद भी उनमें से बहुत से लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे आपको, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज़्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर बड़े कंपनी के CEO, या फिर कोई मूवी स्टार, या फिर कोई रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड से के भरोसे बैठ करके वे करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है दोस्तों। अक्सर नया शादीशुदा जोड़ा ये सोचने लगता है कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमाने लगे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए अब वे बड़े घर के सपने देखने लगते हैं दोस्तों, इसलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से अब उनका सारा ध्यान अपने कैरियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उनके खर्चे भी बढ़ेंगे। अब जब आप बिना फाइनेंशियली लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या फिर बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता ये है कि आप पहले से भी ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जो फिर हमेशा चलता ही रहता है दोस्तों। नए जोड़े ने अभी इतना पैसा कमा लिया था कि वे एक बड़ा घर खरीद सके और उन्हें यही लगेगा कि अब वे थोड़े अमीर हो गए हैं दोस्तों। मगर असलियत तो ये है कि बड़े घर के साथ अब उन्होंने नई लायबिलिटीज़ भी खरीद ली हैं। उनके कैश फ्लो में प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा भी बढ़ गया है। अब उन्हें नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी सब कुछ नया ही चाहिए। उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ती ही चली जाती है दोस्तों। और ज़्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे ही बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रैट रेस में पूरी तरह से फंस चुके होते हैं दोस्तों। फिर ऐसे ही लोग लेखक रॉबर्ट के पास आ करके पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज़ का इलाज है। ये मानना ही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। उनकी समस्या ये नहीं है कि वे ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि ये है जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है दोस्तों जो यहाँ पर लागू होती है, जब आप खुद को गहरे खड्डे में पाओ तो उसे और खोदना बंद कर दो। क्यों ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं? साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि लोग इसीलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का भय होता है दोस्तों। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम पर कहीं हंस ना दे, यही सोच करके अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं दोस्तों जो सब कर रहे होते हैं। वे खुद को भीड़ का हिस्सा मान करके संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट्स है। लोन लीजिए, अब प्रमोशन हो गया है, अब सैलरी बढ़ गई है तो नया घर ले लो। यही सब बातें हम लोगों से सुनते रहते हैं दोस्तों, और फिर हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो जरूर सही होगा दोस्तों, है ना? मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीज़ों को ताकत को जानते हैं: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजू की ताकत का प्रतीक है दोस्तों,
और कीमती जवाहरात पैसे का प्रतीक है और शीशा खुद के अंदर छिपी हुई ताकत को दर्शाता है दोस्तों। और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, जब आप खुद को जानते हो। शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हो कि मैं सही हूँ या फिर मुझे भी भीड़ का हिस्सा बन करके रहना चाहिए, तो जवाब आपको मिलेगा। वही आपकी असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास लोग खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसीलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल की एज में रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वे अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स और इन्वेस्टर, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज के साथ रखते थे। यहाँ एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल की एज में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो अपनी मीटिंग्स रखते हैं और अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं दोस्तों। उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और अपने जैसे लोगों की परवाह नहीं की, जिसे यह डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का असर ये हुआ कि लेखक और उनके दोस्त दोनों ही स्कूल की पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाए। अब इसके बाद जब भी उनकी टीचर उन्हें कोई काम देती थी, उन्हें रूल्स के हिसाब से ही करना पड़ता था। उन्हें एहसास हो गया था कि स्कूली पढ़ाई किस तरह से बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देती। उनकी क्रिएटिविटी को मार करके उन्हें एक ऐसे सांचे में ढाल कर इस समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बना करके छोड़ देती है। और उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड्स ला करके ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। एक दिन रॉबर्ट को अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वो रैट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे दोस्तों। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाहते थे कि उनके पिता के लिए वो घर एसेट्स नहीं है बल्कि लायबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे हैं, बदले में कुछ मिल नहीं रहा दोस्तों। ये बात उनके गरीब डैड समझ नहीं पा रहे थे और यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच। खैर उनकी बहस चलती रही और रॉबर्ट ने अपने पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में बीत जाती है। जिस घर को वो खरीदते हैं उसके लिए वो 30 सालों तक लोन भरते रहते हैं, फिर और एक नया बड़ा घर ले लेते हैं और फिर पुराना लोन रिन्यू भी करवा लेते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये निर्भर करता है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए बड़ी रकम उधार ली थी। जितनी घर की कीमत नहीं थी उससे ज़्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि वे अपनी बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वो इसके बारे में कभी सीख पाते हैं, और इस तरह से कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाती है। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए थे। उनका सोचना था कि उनके लिए बड़ा और नया घर लेना ही उनका सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। मगर वे ये जान करके हैरान हो गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $10,000 था और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कीमत थी दोस्तों, क्योंकि वे अब रिटायर हो चुके हैं। तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक दोस्तों हम यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि आप नया घर न लें, बल्कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जितना पैसा आप एक नया घर खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे, उतना पैसा अगर आप किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और कुछ समय के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से अपना मनपसंद घर भी ले पाएंगे, और वो भी बिना किसी लोन के। अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वही मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे भी एक वजह है दोस्तों। कारण सीधा है, अमीर एसेट्स खरीदते हैं जो उनका पैसा दोगुना करता रहता है। उन पैसे से उनके सारे खर्चे मजे में निपट जाते हैं। और वही मिडिल क्लास क्या करते हैं, वो तो बस अपने महीने की एक तारीख का इंतजार करते हैं जब उनकी सैलरी आएगी, और सारी की सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में निपट जाती है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है, और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी बढ़ते हैं, और फिर अंत में वही रैट रेस चलती रहती है। और आगे रॉबर्ट दोस्तों एक ऐसे समाज के बारे में बात करते हैं जो कर्ज में डूबा हुआ है, वो जहाँ पर हम सभी रहते हैं। अपने घर को एसेट समझना ही
वो सबसे बड़ी वजह है जो हमें कर्ज के बोझ के तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है कि अगर सैलरी बढ़ी तो लोग सोचते हैं कि वे बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसों का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वही पैसा वो किसी सही जगह पर लगाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में बीत जाता है दोस्तों। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझ करके वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते, और साथ ही उन पर कर्ज का बोझ भी इतना होता है कि वो नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब जरा खुद से सवाल कीजिए दोस्तों कि अगर आपने आज नौकरी छोड़ दी और आप घर पर बैठ गए तो कितने दिन तक आप अपना घर का गुजारा चला सकते हैं। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, अगर आपने सारी उम्र बस सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले आपने लायबिलिटीज ही ली हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां होंगी। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे ही आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ हमें बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूम में क्यों ना हो। जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स हैं जिससे हर महीने आपको $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपका $6000 का खर्चा है, तो आप सिर्फ आधे महीने ही गुजारा कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी एसेट से मिलने वाला पैसा बढ़ाना होगा। जब आपको आपकी एसेट से $6000 मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाओगे, मगर इस तरह से आप वेल्दी बनना शुरू हो जाओगे दोस्तों। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी हैं तो आपके एसेट्स आपका सारा खर्चा कवर कर लेंगे। आप वेल्दी तभी बन पाएंगे दोस्तों जब आपके खर्चे आपकी एसेट्स की ग्रोथ से कम हैं। और यही वो दूसरा सबक था दोस्तों जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा, कि हमें अपनी जो एसेट्स हैं उनको बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे अगर आप एक टाइम पर काम भी नहीं करते तो भी आपकी एसेट्स आपके खर्चे को कवर कर पाएं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे तीसरे सबक के बारे में, जिसमें रॉबर्ट हमें बताते हैं कि हम सभी को अपने काम से काम रखना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रोक ने एक बार MBA क्लास में एक स्पीच दी थी। ये स्पीच 1947 में दी गई। उनकी स्पीच बहुत ही शानदार थी और लोगों को प्रेरित करने वाली थी दोस्तों। स्पीच के बाद जब MBA क्लास के कुछ छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वो उनके साथ बियर पीने के लिए चले गए। और बातों बातों में रे ने अचानक एक सवाल किया कि क्या आप जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ। अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वे एक हैमबर्गर बेचते हैं। इस बात पर वे हंसने लगे और बोले कि असल में उनका बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ में बेची जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़ करके बाकी सभी के लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं दोस्तों, अपनी उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं। बैंक के लोन की ब्याज दे करके वो बैंक के लिए काम करते हैं। और ये सब इसीलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल्स हमें एम्प्लॉयज बनना सिखाते हैं, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं दोस्तों। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप डॉक्टर बनेंगे, और अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप इंजीनियर बनेंगे। मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा है वही आप बने हों। अब मुसीबत ये है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ करके रह जाते हैं। जब कोई आपसे पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ या फिर मैं एक बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब है कि आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद मत करें दोस्तों, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देरी से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो अपनी एसेट्स मानने की गलती कर रहे थे वो दरअसल कभी एसेट्स था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए और उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है। और अगर कभी उनकी सेफ नौकरी उनके हाथों से निकल गई तो उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं।
इसीलिए तो हम एसेट्स कॉलम पर इतना ध्यान दे रहे हैं, ना कि अपनी इनकम कॉलम पर। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एक तरीका दोस्तों। आप कितने अमीर हैं ये जानने का एक सही तरीका नेटवर्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपनी किसी एसेट्स को बेचते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना आप सोचते हैं। आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना पैसा मिलेगा आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब आप जो भी कर रहे हो उसे एकदम मत छोड़िए दोस्तों। ये किताब आपको कभी ये सलाह नहीं देगी। आपको अपनी नौकरी करते रहने चाहिए, पर साथ ही साथ आपको एसेट्स भी जमा करनी चाहिए। और एसेट से मेरा मतलब सही और असल मायनों में एसेट से हैं। और मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप कार न लें, क्योंकि मेरी नज़र में वो एक एसेट्स नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। जितना हो सके खर्चों में कटौती करें और अपनी लायबिलिटीज़ को घटाएं। आपको कैसी एसेट्स खरीदनी चाहिए, यहाँ पर हम आपके लिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं। पहला, आपको एक ऐसा बिजनेस खरीदना चाहिए या फिर आपको एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए जहाँ पर आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो और जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं। क्योंकि अगर आप वहाँ पर ज़्यादा वक्त देंगे तो वो आपका बिजनेस नहीं होगा दोस्तों, वो भी आपकी एक तरह से नौकरी ही होगी। और दूसरा, अगर आप चाहें तो रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। और तीसरा, आप किसी कंपनी के स्टॉक या फिर बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। जब एसेट्स खरीदें तो आप अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा लगाएं दोस्तों, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि नहीं है तो आप उसे बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे और अंत में आपको इससे हानि ही होगी। जैसे दोस्तों रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, स्पेशली छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना उसे काफ़ी पसंद था और अपने अमीर डैड की सलाह पर उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जो भी करता रहा और इसके साथ साथ अपने एसेट्स के कॉलम को और बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार न जाने दे दोस्तों। अपने पैसे को अपना गुलाम मान करके चलिए जो आपके लिए काम करे। आप अगर लग्जरी खरीदना चाहते हैं तो शौक से खरीदिए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये ना भूलें दोस्तों कि अमीर आदमी और मिडिल क्लास में बस यही फर्क होता है कि जहाँ पर मिडिल क्लास आदमी पैसे आते ही पहले उसे लग्जरी खरीदता है, वहीं दूसरी ओर अमीर आदमी लग्जरी में पैसा अंत में इन्वेस्ट करता है दोस्तों। इतना समझ लेने के बाद अगले चैप्टर में आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे सबक नंबर 5 के बारे में कि अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं दोस्तों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट करवा दिया था। उनका ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया था दोस्तों कि अब उन्हें ये संभालने में मुश्किलें आने लगी थी। तो इसीलिए वे वेस्टर्न यूनियन गए और उन्होंने अपना बिजनेस और पेटेंट $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने ये पेशकश ठुकरा दी क्योंकि उन्हें ये दाम बहुत ज़्यादा लगे दोस्तों। और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे हैं और एक चीज़ जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी वो ये कि उन सब लोगों के अंदर पोटेंशियल था। बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल होता है दोस्तों जो हमें महान बना सकता है। इसके बावजूद भी जो हमें रोकता है वो होता है खुद पर डाउट रखना दोस्तों। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफ़ी नहीं होते दोस्तों। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ पाते, बल्कि ये बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियली जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते दोस्तों, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो जाए या फिर एक अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और बाकी शायद दिवालिया बंद करके गरीब ही रह जाएं। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं दोस्तों। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं बढ़ाते तो आने वाले साल और भी ज़्यादा डरावने हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है, तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है दोस्तों। आज के दौर में लोग ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर वे अपनी गलती न मान करके या तो अपने बॉस को इल्ज़ाम देंगे या फिर नई टेक्नोलॉजी को, जो कभी कल के दौर में एसेट्स था आज वही लायबिलिटी बन चुका है दोस्तों। तो आपको भी अपडेट रहने की ज़रूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिज़ाइन किया था जिसे वो
कैश फ्लो कहते हैं, ये लोगों को सिखाता था कि पैसे कैसे काम करते हैं, अमीर बनने की राह क्या है और रैट रेस से बाहर कैसे निकला जाए। ये सारी चीज़ें इस गेम में समझने को मिलती थी दोस्तों। एक दिन एक औरत आई और गेम खेलने के दौरान उसने एक बोट कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोट जीती। वो औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि बोट लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी, वो बोट अब उसके लिए एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटी बन चुकी थी। उसे पता चला कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ले लेगी। उसे ये आइडिया समझ नहीं आया और फिर रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए दोस्तों और वह चली गई। मगर बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ में आने लगा था। वो उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़ करके देख पा रही थी पैसा कैसे काम करता है। इस बात को समझ न पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज़ था। हम भी अक्सर यही करते हैं दोस्तों, जो बात हमारी समझ से परे होती है हमें भी उस पर गुस्सा आता है और हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो ये तरीका एकदम गलत होगा दोस्तों। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें, तो हम गेम ऑफ लाइफ भी आसानी से जीत सकते हैं दोस्तों। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में बहुत सारा पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें, तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वो फिर बाद में सारा का सारा पैसा हार जाते हैं दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि वो हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह सही मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को तो सही मौका मिलता भी है, लेकिन वो फिर भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वो कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास पैसा और मौका दोनों होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि दरअसल वे ये समझ ही नहीं पाते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर के कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे दोस्तों? अगर पैसा है आपके पास लेकिन मौका नहीं है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग इस बात का केवल एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं कि खूब मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि इसके इंतज़ार में बैठे रहें। सबसे खास बात अमीरों की जो है वे ये जानते हैं कि पैसा असल चीज़ नहीं है दोस्तों। असल चीज़ है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना कि जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट्स होता है दोस्तों। यही हमें सुपर रिच और यही हमें सुपर पुअर बना सकता है। निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो लोग सफल होते हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत खुद में कैसे पैदा की जाए। आपको अपने सबसे बड़े एसेट्स यानी कि दिमाग पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा दोस्तों। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी था दोस्तों, मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आप जमा करते हैं। इससे तो अच्छा होगा कि आप उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करें जो आगे चल कर के आपको फ़ायदा दे। खैर बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स के लोगों की जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी आधे पौने दामों में बेच रहे थे वो कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ ले ली। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक ऐड दी कि $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में, और इसके बाद खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उसको उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उसने प्रोमिसरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें ये पैसा कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो $40,000 इन्वेस्ट किए थे वो उनकी कॉलम ऑफ एसेट्स में क्रिएट हुए थे दोस्तों, और बगैर टैक्स के उन्हें अचानक ही मिल गए थे। एक मौके का फ़ायदा उठा करके ये पैसे क्रिएट करके उन्होंने अपने इनकम कॉलम में जोड़ लिए थे दोस्तों।
कुछ सालों बाद ही उनके इस बिजनेस ने इतना सारा पैसा कमाया कि उनकी कंपनी की कार, गैसेज, इंश्योरेंस, क्लाइंट के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी सारे खर्चे उनके इससे कवर हो गए। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज़्यादातर खर्चे प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो जाते दोस्तों। कुछ सालों बाद ही जो घर $60,000 में बिका था, अब वो $1,10,000 का हो चुका था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वे इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट्स लगाना पड़ता और अपना वक्त भी, तो वे आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौक़ों की तलाश करनी थी दोस्तों। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, मेहनत करना भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है दोस्तों। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग्स आपको 5% इंटरेस्ट देंगी और फिर उस पर भी आप और टैक्स भरें। इससे तो अच्छा होगा कि आप अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट्स यानी कि अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें दोस्तों, और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया कभी एक सी नहीं रहती दोस्तों। जो आज है कल नहीं होगा। कभी मंदी है तो कभी तेजी का दौर चलता ही रहेगा दोस्तों। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बेहतर होती चली जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता रहता है, मगर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं तो, क्योंकि आप तो हर हालात के लिए तैयार रहेंगे। आपको जिंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा सकते हैं। जरूरत है तो उन मौकों को लपकने की। अमूमन हम दो तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, और ये काफ़ी आसान और बगैर झंझट का काम है दोस्तों। दूसरे इन्वेस्टर अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको खास तौर पर इन 3 स्किल्स को समझने की जरूरत है दोस्तों। पहली स्किल, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी न ढूंढ सके हो दोस्तों। याद रखें, आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखें भी नहीं देख सकती दोस्तों। और दूसरा, पैसा बढ़ाइए। जब पैसों की जरूरत पड़े तो मिडिल क्लास लोग बैंक जाते हैं, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बड़ा करके कैपिटल रेज करते हैं दोस्तों। उन्हें हमेशा बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी स्किल जो आपको सीखनी है वो है स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज करना। इंटेलिजेंट लोग वे होते हैं जो अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिल करके काम करते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनें। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए ज़्यादा है दोस्तों, मगर इसके रिवॉर्ड शानदार हैं। जिंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख कर ही आप अमीर बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हमारे इस बुक के सबक नंबर 7 के बारे में, कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसों के लिए। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट उनके आर्टिकल्स पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने के स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बन करके उनकी तरह फेमस होना चाहती है। तो रॉबर्ट ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है जो उनको मशहूर होने से रोक रहा है दोस्तों। इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा कि वो अपनी जॉब की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इस पर रॉबर्ट ने जवाब दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें ये छोटा काम लगता है दोस्तों। वे ये भूल गई थी कि रॉबर्ट कभी खुद सेल्स स्कूल जा चुके हैं। इस बात का पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हो, तो आपका टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए जब तक आप ये बात नहीं जानते तो आपका टैलेंट यूं ही बेकार जाएगा। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ भी नहीं कमा सकते दोस्तों। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था वो ये कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि उनकी जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी। जबकि अमीर डैड हमेशा कुछ न कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा,
इसके अलावा अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवॉर्ड करते हैं दोस्तों किसी एक ही खास चीज़ में महारत हासिल करने के लिए। इसका एक उदाहरण देखिए दोस्तों, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं उसके बाद किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, उस फील्ड में महारत हासिल करनी पड़ती है और यही उसका रिवॉर्ड होता है दोस्तों। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं वो नॉलेज तभी काम आएगी जब आप अलग अलग कंपनीज के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीज़ों को जानेंगे दोस्तों, चीज़ें कैसे काम करती हैं ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर के जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट, लॉयर, यहाँ तक कि अपने किसी भी एम्प्लॉय से मिलने के लिए जाते थे। और जब रॉबर्ट ने मैरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी तो उनके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरह से इस फैसले के सख्त खिलाफ थे दोस्तों। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़ा जाए। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए, किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल होता है। रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जीरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी दोस्तों, बल्कि वो इतने ज़्यादा शर्मीले थे कि किसी को कुछ बेचने के नाम से ही उन्हें पसीना आ जाता था। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जीरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इस शिपमेंट में कामयाब नहीं होते दोस्तों तो वे पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को हमेशा याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉइज अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़ करके न जाएं, और ज़्यादातर वर्कर्स भी जी फाड़ करके इसलिए काम करते हैं ताकि उन्हें जॉब से निकाला न जाए। इसलिए तो सिर्फ उन्हें अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फ़ायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजर जाते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता दोस्तों। तो क्यों ना आप वो सब सीखिए जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आपको ये खास प्रोफेशन अपने लिए चुने, क्योंकि अगर आपने एक बार कोई प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसमें बंद करके रह जाएंगे। तो जो भी आप डिसीजन लें दोस्तों, सोच समझ करके लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो समरी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो समरी के अंदर बताए गए सभी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी देखने और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।